जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में प्रगतिवाद, और हिंदी में प्रगतिवाद की इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें पहली कक्षा में आपको हिंदी में प्रगतिवाद के बारे में समग्र रूप में बताया गया। आपको बताया गया कि हिंदी में प्रगतिवाद कहाँ से कहाँ तक चलता है, प्रगतिवाद 1936 से ही क्यों शुरू होता है और 1943 आते आते ही क्यों खत्म हो जाता है, और प्रगतिवाद के बहुत सारे तथ्यों को लेकर आपके लिए वो क्लास बनाई गई थी जो आपको देखनी चाहिए। उसके बाद प्रगतिवाद पे दूसरी क्लास बनाई गई जिसमें 2 रचनाकारों को हम लोगों ने विशेष रूप से पढ़ा, जिसमें एक थे केदारनाथ अग्रवाल और एक थे शिवमंगल सिंह सुमन। अगर बात करें आज की क्लास की, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबा नागार्जुन को। किसे पढ़ने वाले हैं? बाबा नागार्जुन को। नागार्जुन को आज हम लोग विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे, नागार्जुन के बारे में सारे तथ्यों को जानेंगे, नागार्जुन की सारी रचनाओं को जानेंगे, वो चाहे काव्यात्मक रचनाएं हों, चाहे उपन्यास हों, चाहे नाटक हों, या उनके यात्रा वृत्तांत हो। उसके बाद नागार्जुन के बारे में जो है उनकी प्रमुख पंक्तियां भी हम देखेंगे। तो आज ये क्लास नागार्जुन की होने वाली है। उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर क्लास होगी। बस आपसे ये उम्मीद है कि साथ बनाए रखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा को। नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ और इनका देहांत 1998 में हुआ। बिहार में इनका जन्म हुआ था, बिहार के मधुबनी में। अगर इनके गांव का नाम आप पूछना चाहें तो इनके गांव का नाम था तरुनी। इनके गांव का क्या नाम था? तरुनी। और ये अपने गांव का नाम इन्होंने अपनी कई कविताओं में प्रयोग भी किया है। आगे जब आपको हम जो है इनकी पंक्तियां पढ़ाएंगे तो ये तरुनी ग्राम के बारे में भी चर्चा आएगी। नागार्जुन इनका उपनाम था। तो भैया इनका असली नाम क्या था? इनका असली नाम था वैद्यनाथ मिश्र। इनका जो मूल नाम था, जो बचपन से नाम था, वो क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। बाद में ये जो है नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए, और नागार्जुन के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए ये भी अभी हम लोग देख लेंगे। इनके कुछ उपनाम हैं जिनको हम देख लेते हैं। इनको नागार्जुन कह के बुलाया जाता है, इनको यात्री कह के बुलाया जाता है, प्रगतिवाद का सलाका पुरुष भी कहा जाता है, बच्चन ने कहा, और डक्कन भी इनको कहा जाता है। और इनके रचना संसार को देखते हुए इनको आधुनिक कबीर भी कहा जाता है, और आधुनिक कबीर कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब हम बात करेंगे कि इनको नागार्जुन किसने कहा और इनको नागार्जुन क्यों कहा जाता है। इन नागार्जुन से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं नागार्जुन थे कौन। दरअसल जो नागार्जुन थे वो बौद्ध धर्म के एक आचार्य हुआ करते थे, और वही बौद्ध धर्म के आचार्य जिन्होंने शून्यवाद की प्रतिष्ठा की थी। तो बाबा नागार्जुन या वैद्यनाथ मिश्र 1935 में श्रीलंका गए थे, और श्रीलंका में ये 3 साल रहे थे, और वहीं पे इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हुए ये नाम स्वयं को स्वयं दिया था। तो नागार्जुन का इतिहास आपको समझ में आया होगा। यात्री इनका एक उपनाम है। यात्री भी इन्होंने नाम स्वयं को स्वयं ही दिया, और इसी नाम से ये मैथिली भाषा में रचनाएं किया करते थे। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि नागार्जुन किस भाषा में, कि मैथिली भाषा में किस नाम से रचना किया करते थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यात्री। उसके बाद इनको प्रगतिवाद का सलाका पुरुष भी कहा जाता है, इनको ढक्कन भी कहा जाता है, और आधुनिक कबीर तो कहा ही जाता है। तो ये जो है कबीर के बारे में थोड़ा मोटा मोटा परिचय हो गया। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे नागार्जुन के रचना संसार के बारे में। तो सबसे पहला तथ्य देखते हैं। साल था 1935 का, और एक रचना इन्होंने लिखी थी जो विश्व बंधु में छपी थी। और ये पत्रिका कहाँ से निकलती थी? लाहौर से निकलती थी। तब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था। और ये रचना किस में थी? खड़ी बोली में थी। और रचना का नाम क्या था? राम के प्रति। विशेष क्या है? ये इनकी जो है खड़ी बोली में प्रकाशित होने वाली पहली रचना है। तो याद रखिएगा, 1935 में खड़ी बोली में विश्व बंधु में छपने वाली जो इनकी रचना थी, राम के प्रति। कौन सी रचना? राम के प्रति। राम के प्रति ये इनकी खड़ी बोली में पहली रचना थी। तो पहला तथ्य आपको समझ में आया। दूसरा तथ्य हम लोग देखेंगे, साल था 1968 का। एक इनकी रचना मैथिली में थी जिसमें 52 कविताओं का संग्रह था,
और नाम था रचना का पत्रहीन नग्न गांच। अब इसमें क्या विशेष है, इसी रचना के लिए इनको 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। दूसरा तथ्य ये है कि मैथिली भाषा में लिखी हुई रचना पत्रहीन नग्न गांच के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगर आपसे पूछें इसमें कितनी कविताएं थी, तो इसमें 52 कविताएं थी। ये नागार्जुन के बारे में एक तथ्य और हम देखेंगे कि अपनी कविता प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है को नागार्जुन अपने साहित्य का मैनिफेस्टो कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि नागार्जुन ने अपनी किस रचना को, और बड़ी शानदार रचना है, कभी आप जो है गूगल से सर्च करना और पढ़ना, प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव, तो इस रचना को नागार्जुन अपने समग्र साहित्य का, संपूर्ण साहित्य का मैनिफेस्टो कहते हैं। उसके बाद अगला तथ्य ये है कि हरिजन गाथा कविता में नागार्जुन ने दलितों की समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया है। अब देखिए, इसीलिए नागार्जुन हैं, सवर्ण होके भी दलित पे जो है रचनाएं लिखते हैं। तो इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो कि नागार्जुन को जो है ईश्वर द्वारा प्रदत्त था। नागार्जुन पे एक जीवनी भी लिखी गई बापूजी नाम से, और लिखी थी शोभाकांत ने। तो ये नागार्जुन के बारे में कुछ तथ्य हो गए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं नागार्जुन की काव्यात्मक रचनाएं कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा 1953 में इन्होंने युगधारा लिखा, और यही इनका पहला काव्यात्मक ग्रंथ था। तो 1953 में है इनका युगधारा। 1959 में है सतरंगे पंखों वाली। प्यासी पथराई आंखें 1962 में है, ये इनका खंड काव्य है। भस्मांकुर इनका खंड काव्य है, 1971 में लिखा जाता है। तालाब की मछलियां ये 1975 में लिखते हैं। फिर साल आता है 1980 का, और ये लिखते हैं खिचड़ी विप्लव देखा हमने। उसके बाद 1980 में ही ये लिखते हैं तुमने कहा था। हजार हजार बाहों वाली ये 1981 में लिखते हैं, और पुरानी जूतियों का कोरस ये 1983 में लिखते हैं। रत्न गर्भा 1984 में लिखते हैं। साल आता है 1985 का, और बाबा लिखते हैं ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या। गीत गोविंद इनका 1979 में है। अपने खेत 1997 में है। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने 1961 में है। इस गुब्बारे की छाया 1990 में है। भूल जाओ पुराना सपना 1994 में है। तो ये नागार्जुन की काव्यात्मक रचनाएं हैं, रट डालिए। उसके बाद आपके सिलेबस में जो नागार्जुन की कुछ कविताएं दी गई हैं नेट जेआरएफ के सिलेबस में, उनको हम देख लेते हैं कि वो किस काव्य संग्रह में है। तो एक कविता है कालिदास सच सच बतलाना वाली। तो कालिदास किसमें है? सतरंगे पंखों वाली में है। बादल को घिरते देखा है किसमें है? युगधारा में। युगधारा कब आई? 1953 में आई। और 1953 में आई युगधारा में क्या विशेष है? ये नागार्जुन का पहला काव्यात्मक संग्रह है। उसके बाद मनुष्य हूँ एक आपके सिलेबस में कविता है, यह भी युगधारा में है। अकाल और उसके बाद ये भी जो है सतरंगे पंखों वाली में है। और खुरधरे पैर ये भी सतरंगे पंखों वाली में है। तो ये नागार्जुन की काव्यात्मक रचनाएं हैं। इसमें से आप जो है इन रचनाओं को रटिए, पढ़िए, याद करिए, जो मनाए इनके संग करिए, लेकिन इनको याद कर लीजिए। इसमें से सतरंगे पंखों वाली है, फिर ये युगधारा है, प्यासी पथराई आँखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, ये खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, रत्न गर्भा, ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। तो ये हो गई इनकी काव्यात्मक रचनाएं। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि नागार्जुन ने कौन कौन से उपन्यास लिखे, और उन उपन्यासों के बारे में जो विशेष बातें होंगी उनको भी हम जानेंगे। साल 1948 में नागार्जुन ने अपना पहला उपन्यास लिखा था रतिनाथ की चाची। रतिनाथ की चाची में मिथिलांचल की विधवा नारियों की दयनीय दशा का चित्रण है। मिथिलांचल की विधवा नारियों की दयनीय दशा का चित्रण किया गया है। इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है बलचनामा, जो कि इन्होंने 1952 में लिखा। और बलचनामा जो इनका है वो कुछ कुछ गोदान टाइप उपन्यास है। गोदान की परंपरा का उपन्यास है। जैसे गोदान में मुख्य पात्र
होरी था और होरी एक खेतिहर था, उसी तरीके से बलचनामा में जो मुख्य पात्र है वो बलचनामा ही है, उसका नाम ही बलचनामा है और ये भी एक खेतिहर है। तो उसी के आसपास इस उपन्यास की जो है कथा घूमती है। तो रतिनाथ की चाची के बारे में पढ़ लिया, बलचनामा के बारे में पढ़ लिया। नई पौध भी इनका एक उपन्यास है, ये 53 में लिखते हैं और बाबा बटेश्वर नाथ को ये 1954 में लिखते हैं। बाबा बटेश्वर नाथ को 1954 में लिखते हैं। वरुण के बेटे 1957 में लिखते हैं। वरुण के बेटे ये कब लिखते हैं? 1957 में लिखते हैं। दुख मोचन। अच्छा, वरुण के बेटे के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको जान लिया जाए कि ये प्रगतिशील साम्यवादी विचारधारा से संबंधित उपन्यास है और मछुआ जाति के द्वारा वर्ग संघर्ष का चित्रण किया गया है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट उपन्यास है कौन सा? वरुण के बेटे। 1957 में ये उपन्यास आता है और इस उपन्यास में प्रगतिशील साम्यवादी विचारधारा से ये संबंधित उपन्यास है और मछुआ जाति के द्वारा वर्ग संघर्ष के बारे में इस उपन्यास में बताया गया है। 57 में इनका उपन्यास आता है दुख मोचन और हीरक जयंती या अभिनंदन 1962 में आता है। उग्र तारा इनका 1963 में आता है। जमुनिया का बाबा इनका 1968 में आता है और इस उपन्यास को जरा क्लियर कर लीजिएगा। पारो इनका 1975 में आता है और गरीब दास इनका 1979 में आता है। और कुंभी पाक ये जो उपन्यास है इसके बारे में आपसे जरूर पूछा जा सकता है। नागार्जुन का ये जो उपन्यास है ये वैश्याओं के जीवन पे आधारित है। अगर आपसे पूछे कि नागार्जुन का कौन सा उपन्यास वैश्याओं के जीवन पे आधारित है तो कुंभी पाक है। अगर आपसे पूछे कि प्रगतिवादी समस्या को प्रगतिवादी साम्यवादी से विचारधारा से संबंधित इनका कौन सा उपन्यास है तो वरुण के बेटे। और गोदान जैसी परंपरा वाला इनका कौन सा उपन्यास है तो बलचनामा। और रतिनाथ की चाची जो है मिथिलांचल की विधवाओं को लेके इनका उपन्यास लिखा गया। इसमें जो ये थोड़ा सा हाईलाइट आपके लिए किए गए हैं बलचनामा और पारो, ये जो है मैथिली भाषा में लिखे गए इनके उपन्यास हैं। और एक इनका उपन्यास इमरतिया भी है, वो शायद छूट गया है, तो एक इनका उपन्यास कौन सा हो जाएगा? इमरतिया। तो ये थे नागार्जुन के कुछ पात्र। आगे इनका हम रचना संसार बढ़ाएंगे जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे इनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं। तो ताप हारिणी है, असमर्थ दाता है, काया पलट है, ममता है, विषम ज्वर है, हीरक जयंती है, मनोरंजन का टैक्स है। फिर इनका एक नाटक भी है अनुकंपा और निर्णय। यात्रा वृत्तांत भी इनके, महाविहार है, हिमालय की बेटियां हैं, आतिथ्य सत्कार है और सिंध में 17 दिन भी है इनका। संपादन, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। दीपक पत्रिका का ये संपादन किया करते थे। किस पत्रिका का संपादन करते थे? दीपक पत्रिका का ये संपादन करते थे। एक इन्होंने अनुवाद भी किया मेघदूत का इन्होंने अनुवाद भी किया। इनकी प्रसिद्ध कविताओं को हम देख लेते हैं। अमल धवलगिरी के शिखरों पे बादल को घिरते देखा है लिखने वाले रचनाकार नागार्जुन है। कालिदास भी इनकी रचना है। तुम्हारी दंदुरित मुस्कान भी इनकी जो है प्रमुख प्रसिद्ध कविता है। हरिजन गाथा भी है। काल और अकाल और उसके बाद भी, सिंदूर तिलक भाल भी, पाषाणी भी, खुरदरे पैर भी, 5 पूत भारत माता के। तो ये इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। अब हम बात करेंगे आगे। अब नागार्जुन की कुछ प्रमुख पंक्तियां देख लेते हैं। तो नागार्जुन की प्रमुख पंक्तियां एक तो यही हो गई जो आपके सिलेबस में भी है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। उसके बाद एक ये भी इनकी इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बताना, जिसको कुमार विश्वास जी ने अपने तर्पण में गाया भी है। और एक इनकी रचना है कि याद आता है मुझे अपना तरूनी ग्राम। हमने गांव का नाम आपसे शुरू में बताया था, तो इनका गांव कौन सा है? तरूनी। याद आता है मुझे अपना तरूनी ग्राम, याद आती हैं लीचियां और आम। इनकी एक प्रमुख पंक्ति ये है कि जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस रवि का। और इनकी एक रचना है 5 पूत भारत माता के, दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया, बाकी रह गए 4, बादल को घिरते देखा है। तो ये जो है इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं, कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं। और प्रमुख पंक्तियां जो है आप इनकी जो है और पढ़िए, जो
कुछ मुख्य किताबें हैं उनसे पढ़िए, और काफ़ी सारी इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं, लेकिन मुझे जो प्रमुख पंक्तियां लगी वो मैंने आपको बता दी। तो ये नागार्जुन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, नागार्जुन के बारे में जो जो विशेष था, नागार्जुन के बारे में जो विशेष तथ्य थे वो हमने पढ़ लिए, नागार्जुन की सारी लगभग रचनाएं पढ़ ली और नागार्जुन के बारे में जान लिया। और प्रमुख पंक्तियां ये जो है कुछ पंक्तियां हैं, पंक्तियों को आपको स्वयं पढ़ना चाहिए। जैसे खाली नाम का हो सकता है कि कोई उपन्यास आपको पढ़ा दे, लेकिन जब तक आप उपन्यास स्वयं नहीं पढ़ेंगे तो वो खाली जो है एक औपचारिकता कर रहा है। तो कुछ चीज़ें आपको स्वयं पढ़नी चाहिए, बार बार पढ़नी चाहिए। आप गूगल करिए और जिसकी भी कविताएं पढ़नी है उसके पीछे कविता कोश लिख दीजिए। नागार्जुन की कविताएं पढ़नी है, डालिए नागार्जुन कविता कोश। गूगल पे इतनी बेहतरीन वेबसाइट है, नागार्जुन की सारी कविताएं आ जाएंगी। नागार्जुन को आपको आज पढ़ाना था, इसलिए मैं नागार्जुन को कल ही पढ़ रहा था और नागार्जुन की बहुत सारी मैंने कविताएं पढ़ी। नागार्जुन की एक बहुत अच्छी कविता है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, नागार्जुन की कविता आप पढ़ना, निराला, बहुत बेहतरीन कविता है। बाल उलझे फटी धोती, दृष्टि पैनी नग्न तन, किंतु अंतर दीप्त था। इस तरीके से रचना है, मुझे कंठस्थ तो नहीं हुई, लेकिन जो है बहुत बेहतरीन रचना नागार्जुन पे लिखी है। तो नागार्जुन को आप पढ़िए, और हिंदी जैसा सब्जेक्ट अगर आपने ले लिया है तो फिर उसको जो है एक अंक पत्र के लिए मत पढ़िए, एक जो है नौकरी के लिए मत पढ़िए। हिंदी तो जीवन है, उसको जीवन की तरीके से पढ़िए, उसको साहित्य की तरीके से पढ़िए। आपने ऐसा सब्जेक्ट चुना है जो आपको जो है इंसान बनाए रह सकने के लिए जो है उपयोगी है। लोग साहित्य पढ़ते हैं ताकि वो इंसान बने रहें, साइंस पढ़ते पढ़ते वो रोबोट बनाते बनाते स्वयं ना रोबोट हो जाएं, इसलिए वो जो है साहित्य को पढ़ते हैं। आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपका विषय ही साहित्य है। आप अगर साहित्य पढ़ेंगे तो साहित्य का आपका जो है फल भी मिलेगा और आपका जीवन तो सुधर ही रहा है। खैर, नागार्जुन के बारे में आप जो है पंक्तियां पढ़िएगा, ये पंक्तियां पूरी नहीं है, मैं स्वयं कह रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको पसंद आई होगी, और क्लास अगर आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।